Hello students and my dear friends, I am Dr. Shalini Shukla and today is 6th of May 2021, Thursday. Inspiration of the day is when you focus on the good gets better. In today's discussion, we are going to cover these articles. So let's start with article number 1 given on page number 1. Small borrowers get RBI's COVID vaccine. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने वेडनेसडे को एक बहुत अनकन्वेंशनल मेथड या पॉलिसी अडॉप्ट करी है इन ऑर्डर टू इन्फ्यूज द मनी especially in healthcare sector, and for that RBI has announced a COVID package of approximately 50,000 crore for vaccine makers, medical equipment suppliers, hospitals, and even the patient in need of fund to treat themselves for COVID-19. तो फाइनली जो आरबीआई पर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा था कि कॉरपोरेट को लेकर के स्मॉल स्केल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस जो हैं उनके लिए जो कि सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हुए हैं कोविड-19 की वेव से, उनके लिए कोई रीस्ट्रक्चरिंग पैकेज या उनके लिए कोई इकोनॉमिक रिलीफ पैकेज लाया जाए। तो फिलहाल के लिए आरबीआई ने अपना फर्स्ट पैकेज अनाउंस किया है जो कि स्पेसिफिकली टारगेट है वैक्सीन मेकर्स और मेडिकल इक्विपमेंट सप्लायर्स, हॉस्पिटल और इवन पेशेंट तक को। इट मीन्स हेल्थ केयर जो इंडस्ट्री है उसको सपोर्ट करने के लिए पैंडमिक के ड्यूरेशन में। क्योंकि हम सभी को पता है कि मेडिकल इक्विपमेंट की सप्लाई प्रॉपर नहीं है, देयर इज़ अ शॉर्टेज ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट, देयर इज़ अ शॉर्टेज ऑफ वैक्सीन्स, हॉस्पिटल बेड्स, and even the patient do not have the sufficient money to bear the cost of treatment. तो इस तरह की पैथेटिक सिचुएशन को सपोर्ट करने के लिए फ़िलहाल के लिए आरबीआई इज़ ओपनिंग अप अनदर राउंड ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन फॉर इंडिविजुअल एज वेल एज द स्मॉल बोरोवर्स फॉर 2 years. अपार्ट फ्रॉम इट आरबीआई बॉन्ड मार्केट से, सेकेंडरी मार्केट से मई 20 को अप्रॉक्सीमेटली 35,000 के बॉन्ड्स को फिर से खरीदेगी। अब आरबीआई अगर 35,000 के बॉन्ड खरीद रही है तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? फ़र्क ये पड़ेगा कि मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ेगी। आरबीआई बॉन्ड खरीद रही मीन्स एक पेपर खरीद रही है, उसके बदले में 35,000 करोड़ मार्केट में डिफ्यूज़ करेगी। जिस भी बैंक से खरीदेगी, जितने बॉन्ड खरीदेगी उसको उतना पैसा देगी। तो बैंक्स के पास, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास, बॉन्ड होल्डर्स के पास एक पेपर की जगह, बॉन्ड की जगह एनफ अमाउंट ऑफ लिक्विड होगा जो कि वो मार्केट में इन्फ्यूज़ कर सकते हैं। डेफिनेटली दिस पर्टिकुलर बाइंग ऑफ बॉन्ड्स फ्रॉम द सेकेंडरी मार्केट इज़ अ पार्ट ऑफ ऑलरेडी अनाउंस्ड प्रोग्राम दैट इज़ जीसैप। अगर आपको याद हो तो हमने जीसैप पर डिस्कस किया था, जिसमें आरबीआई ने ये अनाउंस किया था कि आरबीआई इज़ गोइंग टू buy the 1 trillion government security or bonds from the secondary market, जिसमें से 25,000 करोड़ का जो बॉन्ड एक्विजिशन का या बॉन्ड बाइंग का जो प्रोग्राम था वो फर्स्ट फेज में किया गया था। दिस इज द सेकेंड फेज जिसमें आरबीआई अप्रॉक्सीमेटली 35,000 करोड़ के बॉन्ड को सेकेंडरी मार्केट से खरीदेगी। और अगर हम यील्ड की बात करें, बेसिकली आरबीआई के 2 पर्पस थे ये जीसैप प्रोग्राम को लॉन्च करने का। हमने डिस्कस किया था, आपको याद भी हो कि दिस इज अ वेरी अनकन्वेंशनल, वन ऑफ इट्स काइंड क्वांटिटेटिव ईजिंग प्रोग्राम और द पॉलिसी दैट आरबीआई हैज़ लॉन्च्ड। तो बेसिक 2 पर्पस थे आरबीआई के जब ये जीसैप लॉन्च किया था आरबीआई ने। एक तो बॉन्ड मार्केट में जो 10 ईयर्स के जो ईल्ड 10 ईयर्स के बॉन्ड की जो ईल्ड बढ़ रही थी उसको कम करना, क्योंकि वो 6 से ऊपर जा चुकी थी। और दूसरा मार्केट में मनी इन्फ्यूज़ करना जिससे कि इकोनॉमिक रिवाइवल को, इकोनॉमिक रिकवरी को सपोर्ट किया जा सके। अगर हम बॉन्ड डील की बात करें तो जो भी आरबीआई ने रिसेंटली मेजर्स लिए हैं उन मेजर्स के अकॉर्डिंग यील्ड रिएक्टेड पॉजिटिवली and the 10 years bond dropped below 6%. And why RBI is so concerned about the 10-year bonds? Remember, I have told you that these 10-year bonds and the yield rate and the interest rate on this 10-year bond is actually a benchmark interest rate फॉर इंडियन इकोनॉमी। तो जैसे ही 10 साल के जो बॉन्ड है उनके इंटरेस्ट रेट या यील्ड रेट बढ़ते हैं तो मार्केट में इंटरेस्ट रेट भी बढ़ जाते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, जो लोन होता है वो कॉस्टली हो जाता है। तो आरबीआई का भी फिलहाल के लिए ये मोटिव था कि जो भी मार्केट में लोन अवेलेबिलिटी है, फंड अवेलेबिलिटी है, वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली ना हो, जिससे कि जो इन्वेस्टर्स हैं दे कैन अफोर्ड, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैन अफोर्ड द लोन और वो लोन लें और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बूस्ट हों। तो फर्स्ट फेज़ का जो
जी सैप का प्रोग्राम था वो 25,000 करोड़ का बॉन्ड का था और उसका इम्पैक्ट 10 ईयर बॉन्ड की ईल्ड पर देखने को क्लियरली मिला। अब RBI is going for another round of quantitative easing. Into that, RBI is going to buy the approximately 35,000 crore bond from the secondary market. अगर रिलीफ की बात करें, जो रिलीफ पैकेज बेसिकली हेल्थ केयर सेक्टर के लिए अनाउंस किया गया, उसको इवन हेल्थ केयर सेक्टर और हेल्थ मिनिस्ट्री ने भी वेलकम किया। बट हेल्थ मिनिस्ट्री का ये ओपिनियन है कि जो भी RBI ने पैकेज अनाउंस किया है या सपोर्ट अनाउंस किया है, इकोनॉमिक रिलीफ पैकेज अनाउंस किया है या वैक्सीन अनाउंस करे, जिसको स्लंग लैंग्वेज में कोविड वैक्सीन कहा जा रहा है RBI की, तो हेल्थ मिनिस्ट्री ने इस पर्टिकुलर मूव को वेलकम तो किया है। बट हेल्थ मिनिस्ट्री का ये कहना है कि ये जो भी डिसीजन या पॉलिसी RBI ने लाई है, इट्स गुड बट इट इज़ नाउ लेट। ये पॉलिसी पहले आना चाहिए तो उसका ज़्यादा इम्पैक्ट या ज़्यादा इफेक्ट इंडियन इकोनॉमी में देखने को मिलता। हालांकि RBI का मोटिव बहुत क्लियर है। RBI ने क्लियर कर दिया है दैट RBI इज कमिटेड टू गो फॉर इवन अनकन्वेंशनल मेथड्स और डिवाइसेस or the policy in order to control the situation of COVID-19 pandemic into Indian economy, and RBI is ready for new response as and when the situation demand। और अभी का जो पैकेज अनाउंस किया है और जो सेकेंड फेज का जी सैप का प्रोग्राम अनाउंस किया है, उसमें RBI का इमीडिएट जो ऑब्जेक्टिव है दैट इज प्रिजर्व ह्यूमन लाइफ एंड रीस्टोर द लाइवलीहुड एज मच एज पॉसिबल। तो ह्यूमन लाइफ को प्रिजर्व करने के लिए हेल्थ केयर इंडस्ट्री को सपोर्ट कर दिया। रीस्टोरिंग द लाइवलीहुड, उसके लिए RBI इज नाउ गोइंग टू बाई bond from secondary market. So RBI is all in battle readiness to ensure the financial condition remain robust and market continue to work efficiently। तो जो भी 50,000 करोड़ के इमरजेंसी हेल्थ सर्विसेज लोन है जो भी RBI ने अनाउंस किया है, वो बैंक्स को 31 मार्च फाइनेंशियल ईयर 22 तक बैंक के थ्रू दिए जाएंगे। एंड डेफिनेटली दीज लोन्स जो भी हेल्थ केयर सर्विसेज और हेल्थ केयर सेक्टर को प्रोवाइड करेंगे कमर्शियल बैंक्स, दीज लोन विल बी क्लासिफाइड एज अ प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। तो अगर बैंक ये लोन देते हैं हेल्थ केयर सेक्टर को, तो RBI उस सारे लोन को प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में क्लासीफाई करेगा फॉर 3 ईयर्स और रीपेमेंट टिल 3 ईयर्स और रीपेमेंट जब तक जो भी अर्लियर हो। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्यों, वाई बैंक और RBI विल क्लासीफाई दिस हेल्थ सर्विस लोन टू प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। तो अगर आपको बैंकिंग का थोड़ा भी फंक्शनिंग पता है तो आपको पता होगा कि बैंक्स जो भी होते हैं कमर्शियल बैंक्स, उनके लिए टारगेट होता है कि उन्हें कुछ परसेंटेज अमाउंट या कुछ परसेंट का लोन मैंडेटरीली प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के लिए रखना पड़ता है या प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में लोन के फॉर्म में देना पड़ता है, जिसमें एजुकेशन, एग्रीकल्चर, इस तरह के सेक्टर्स आते हैं जहाँ पर फंड की क्रंचिंग है और जहाँ पर फंड इन्फ्यूज़ करना बहुत ज़रूरी है किसी भी इकोनॉमी के लिए। तो बैंक्स के लिए एक थ्रेशोल्ड या एक परसेंटेज, एक लिमिट डिसाइड होती है कि आपका अगर 100% आप लोन दे रहे हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 30 to 40% जो आपका लोन होना चाहिए वो आपका प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में होना चाहिए। तो ऐसा ना हो कि बैंक जो है सिर्फ प्रॉफिटेबल सेक्टर्स में लेंडिंग करें या प्रॉफिटेबल सेक्टर्स को लोन दें। ऐसे सेक्टर जहाँ पर लोन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी, फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, ऐसे सेक्टर लोन से वंचित रह जाएं। इसलिए ये मैंडेटरी करती है RBI हर बार। तो इस बार जो इमरजेंसी हेल्थ सर्विसेज लोन है जो कि स्पेशल विंडो 50,000 करोड़ की RBI ने अनाउंस करी है, उसके तहत जो भी बैंक्स लोन देंगे दैट पर्टिकुलर लोन विल बी क्लासिफाइड एज प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। बैंक उसको अपने जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के टारगेट्स को मीट आउट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। एंड डेफिनेटली अपार्ट फ्रॉम द प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग कि उनको जो मैंडेटरी होता है परसेंटेज लोन देना, इसके अलावा भी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में जो लोन दिए होते हैं उसमें कई बार गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है। अगर कोई बोरोवर डिफ़ॉल्ट हो गया और बैंक को लोन वापस नहीं मिले तो मैक्सिमम टाइम आपने देखा है कि एग्रीकल्चर के लोन माफ़ कर दिए जाते हैं, किसानों के लोन माफ़ कर दिए जाते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में जो भी दिया हुआ लोन होता है वो थोड़ा बहुत सिक्योर होता है इन कंपैरिजन टू द अदर सेक्टर। डेफिनेटली अदर सेक्टर या अदर एवेन्यूज़ पर जो लोन दिया जाता है वो रिस्की होता है, बट उसमें रिटर्न्स बैंक को ज़्यादा अच्छे मिलते हैं। तो बैंक जो होते हैं वो ऐसे सेक्टर को प्रेफर करते हैं जहाँ पर उन्हें रिटर्न अच्छे मिलें, जहाँ पर
उनके जो असेट्स हैं दैट इज़ देयर लोन उनसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हो, इसीलिए ये कैपिंग कर दी जाती है आरबीआई के थ्रू कि इतने % आपको प्रायोरिटी सेक्टर में लेंडिंग करनी ही करनी है। तो जो 50,000 का लोन की जो विंडो ओपन हुई दैट इज़ फॉर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। एंड डेफिनेटली अदर की मेजर्स की अगर हम बात करें तो अंडर दिस स्कीम बैंक्स कैन प्रोवाइड द फ्रेश लेंडिंग सपोर्ट टू वैक्सीन मेकर्स, इंपोर्टर्स, सप्लायर्स ऑफ द वैक्सीन एज वेल एज हॉस्पिटल। इवन इस पर्टिकुलर विंडो के तहत जो बैंक्स हैं उनको लोन की रीस्ट्रक्चरिंग करने की भी परमिशन दी गई है। ऐसे इंडिविजुअल बोरोवर्स जो कि लोन रीपे नहीं कर पा रहे हैं एमिड कोविड-19, उनके लोन को रीस्ट्रक्चर किया जा सकता है। सो कोविड लोन विल बी क्लासिफाइड एज प्रायोरिटी सेक्टर लोन। Bank's COVID loan book equivalent can be parked with RBI at repo minus 25 basis point. Apart from this special 3-year long-term repo operation of 10,000 crore at repo rate for SFBs. इस तरह के कुछ अदर मेजर्स भी लिए हैं। अभी हम आगे की न्यूज़ में डिस्कस करेंगे कि जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री है वो कैसे रिएक्ट कर रही है। एसबीएफ लोन जो कि बेसिकली म्यूचुअल फंड कंपनीज को या इंडस्ट्रीज को दिए हैं या जो एमएसएमईज को ग्रांट किए हैं उसका क्या इम्पैक्ट है, एमएसएमई का क्या इसमें रिएक्शन है, दैट ऑल विल बी डिस्कस इन टू अपकमिंग न्यूज़। फिलहाल के लिए the RBI will provide 10,000 crore for 3 years at a repo rate to small finance bank to whom we call SFBs and definitely to lend individual small and medium enterprises. तो 50,000 करोड़ के अलावा 10,000 करोड़ की एक ये विंडो भी आरबीआई ने टारगेट करी है। उसका बेसिक जो बेनिफिशियरी हैं उसके एमएसएमई सेक्टर है। और आरबीआई विल इंसेंटिवाइज ऑल स्मॉल फाइनेंस बैंक इफ दे लेंड टू माइक्रो कंपनीज बाय ग्रांटिंग प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग स्टेटस टू ऑल सच लोन एक्सपोजर। तो 50,000 करोड़ के अलावा हेल्थ सेक्टर के अलावा जो स्मॉल स्केल और मीडियम एसएमई सेक्टर है उसको भी सपोर्ट प्रोवाइड करने की कोशिश करी गई है इस पर्टिकुलर पॉलिसी में, इस पर्टिकुलर स्कीम जो आरबीआई ने वेडनेसडे को अनाउंस करी है। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 गिवन ऑन पेज नंबर 4। एसएफबी लोन टू MFIs गेट प्रायोरिटी सेक्टर स्टेटस। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि 10,000 करोड़ की जो विंडो है वो आरबीआई ने ओपन करी है, जिसके तहत आरबीआई जितने भी स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं उनको इंसेंटिवाइज करेगी अगर वो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस को लोन देते हैं, और वो लोन डेफिनेटली प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग लोन के तहत क्लासीफाई होगा। तो क्रेडिट विल बी अप टू 10% ऑफ द बैंक्स प्रायोरिटी सेक्टर पोर्टफोलियो एज ऑफ मार्च 31, 2021। और इसके लिए आरबीआई मीन जो सेंट्रल बैंक है वो अप्रॉक्सीमेटली 3 साल का 3-year लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन, जिसको शॉर्ट में SLTRO, सो 3-year लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन करेगा 10,000 करोड़ का at repo rate to provide the cheap liquidity to स्मॉल फाइनेंस बैंक, जिसके तहत स्मॉल फाइनेंस जो बैंक है उनके पास सस्ते में पैसा जाए या सस्ते में फंड अवेलेबल हो। अगर उनको सस्ते में अवेलेबल होगा तो डेफिनेटली वो जो एमएसएमई सेक्टर है उसको भी कम कॉस्ट पे या कम इंटरेस्ट रेट पे लोन प्रोवाइड करेंगे। और हम सभी को पता है कोविड-19 से सबसे ज़्यादा जो अफेक्ट सेक्टर हुआ है वो एमएसएमई सेक्टर ही हुआ, और कंटिन्यूसली आरबीआई पे प्रेशर बन रहा था कि एमएसएमई के लिए कोई स्पेशल पैकेज अनाउंस किया जाए। तो 50,000 करोड़ के साथ में 10,000 करोड़ का जो स्पेशल पैकेज अनाउंस किया है दैट इज फॉर MSME only. They can deploy such fund for the fresh lending up to 10 lakh and this facility will be available for SFBs till October 31st. तो चाहे तो वो पुराने लोन की रीस्ट्रक्चरिंग कर दे और चाहे तो वो 10 लाख रुपए तक का फ्रेश लोन सैंक्शन करें स्मॉल स्केल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस को। तो कई सारे जो एक्सपर्ट हैं, इंडस्ट्री एक्सपर्ट क्रिसिल के हो गए, जो अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने इस पर्टिकुलर मूव को वेलकम किया और उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट आरबीआई के इस मूव से जो एसएमई सेक्टर है वहाँ पर लिक्विडिटी इंश्योर होगी, एनफ लिक्विडिटी, जो कि अभी सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहे हैं लिक्विडिटी क्रंच की वजह से, क्योंकि कोविड-19 में डिमांड नहीं है,
मनी नहीं है मार्केट में, तो जो एमएसएमई सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है। तो बेसिकली आरबीआई ने यहाँ कोशिश करी है कि जो स्मॉल फाइनेंस बैंक हों उनको दो तरीके से इंसेंटिवाइज किया जाए जिससे कि वो अट्रैक्ट हों स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस को लोन देने के लिए। पहला कौन सा, जो स्पेशल लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन करेगी आरबीआई, जिससे क्या होगा, जो एसएफबीज हैं उनको सस्ता लोन मिलेगा, पहला इंसेंटिव। दूसरा, एसएफबीज जो भी लोन माइक्रो फाइनेंस कंपनीज को या स्मॉल स्केल और स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस को सेंक्शन करेंगे, उस पर्टिकुलर लोन को प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में क्लासिफाई किया जाएगा। तो जो एसएफबीस हैं वो अपने प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का कोई टारगेट है तो उसको इस पर्टिकुलर विंडो के तहत कवर कर सकते हैं। हालांकि अगर हम एमएसएमई सेक्टर या एसएमई सेक्टर की बात करें तो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस जो रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज़ हैं उन्होंने ये तो कहा है कि आरबीआई का जो स्टेप है, जो आरबीआई ने मेजर्स लिए हैं, दैट विल इंश्योर द लिक्विडिटी and provide the support, but whatever the quantum of support RBI is providing is not enough for them. According to them, measures such as revisiting the classification of bad loans and clearing the pending dues from the government agencies are also required, जो कि मेजर डिमांड है एमएसएमई सेक्टर की कंटिन्यूसली, कि जो उनके पहले के लोन हैं उसको दोबारा से रीस्ट्रक्चर कर दे, जो कि उन पर लोन बहुत ज़्यादा पेंडिंग है। कोविड की जो फर्स्ट वेव आई थी उसमें, क्योंकि उनका बिजनेस कोविड की फर्स्ट वेव में भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ था एंड दे वर नॉट एबल टू रीपे देयर लोन, और उसके लिए अगर आपको याद हो तो आरबीआई ने मोराटोरियम पीरियड भी ग्रांट किया था, लेकिन रिसेंटली वो मार्च में वो ख़त्म हो गया है। तो मेन जो डिमांड है एमएसएमई सेक्टर की वो ये है कि जो उनका ऑलरेडी चल रहा लोन है जिसका उन पर प्रेशर कंटिन्यूसली बिल्ड हो रहा है, उस लोन को दोबारा से रीस्ट्रक्चर किया जाए। और दूसरा जो उनकी मेजर डिमांड थी कि जो गवर्नमेंट एजेंसीज के पास जो उनके अमाउंट ड्यू पड़े हैं, जो उनका पेमेंट ड्यू पड़ा है, उसको क्लियर कर दिया जाए। तो अपार्ट फ्रॉम प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी, अपार्ट फ्रॉम प्रोवाइडिंग लोन, दीज टू मेजर्स वर very important for MSME as per their representative body. So whatever they are RBI is supporting is good, but they are calling for more support and still they are looking for more support from government front. और हेल्थ मिनिस्टर ने, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि इस पर्टिकुलर आरबीआई के मूव को वेलकम किया है, बट डेफिनेटली हेल्थ मिनिस्टर ने कहा दिस पर्टिकुलर मूव इज लेट। ऑल्दो हेल्थ केयर इंडस्ट्री का ये कहना है कि इस पर्टिकुलर आरबीआई के मूव से जो शॉर्टेज है मेडिकल सप्लाईज की और बेड्स की, वो थोड़े बहुत क्वांटम में कम करी जा सकती है। बट ऑन द अदर हैंड हेल्थ मिनिस्ट्री इज ऑल्सो फीलिंग दैट इट मे नॉट मेक मच डिफरेंसेस नाउ, कि जब तक इसका एग्जीक्यूशन होगा, उसके रिजल्ट आने शुरू होंगे, प्रॉबेबली बहुत ज़्यादा लेट हो चुका होगा, या हो सकता है कोविड की सिचुएशन कंट्रोल हो जाए। फिर भी आरबीआई का जो भी ये कोविड वैक्सीन या इकोनॉमिक रिलीफ पैकेज आया है स्पेसिफिकली हेल्थ केयर इंडस्ट्री के लिए, दैट विल बी aimed at immediate liquidity for ramping up COVID related healthcare infrastructure and services. अब देख लेते हैं some other very important news clips. Cabinet clears the strategic disinvestment of IDBI Bank. So finally, the Cabinet Committee on Economic Affairs, that is CCEA, ने IDBI बैंक का स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट अप्रूव कर दिया है विद द ट्रांसफरिंग ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल। तो अब IDBI विल गो फॉर डिसइन्वेस्टमेंट और इस डिसइन्वेस्टमेंट के साथ मैनेजमेंट कंट्रोल भी ट्रांसफर होगा। एंड नाउ LIC एज वेल एज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया is going to reduce their shareholding in the lender in the IDBI के डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर के बहुत ज़्यादा इश्यूज थे। फेरा फेमा का भी कुछ इशू जनरेट हो रहा था इसमें, और जिस तरह से गवर्नमेंट का या LIC का जो एक्सपोजर था उसको लेकर भी कुछ इश्यूज जनरेट हुए थे, कुछ प्रॉब्लम जनरेट हुए थे। बट फाइनली IDBI इज गोइंग फॉर डिसइन्वेस्टमेंट एंड गवर्नमेंट एंड LIC इज गोइंग टू ट्रिम देयर स्टेक। और LIC में भी की भी शेयर होल्डर्स की मीटिंग थी, उसमें रेजोल्यूशन पास हो चुका है कि LIC इज ऑल सेट टू रिड्यूस इट्स स्टेक इनटू IDBI बैंक। करंटली अगर हम बात करें तो बैंक इज होल्डिंग इन IDBI बैंक, LIC इज होल्डिंग अप्रॉक्सीमेटली 49.25% स्टेक, और जो गवर्नमेंट की होल्डिंग है दैट इज 45.48%। इट्स अ ह्यूज अमाउंट। बट कितने एक्सटेंट तक स्टेक डाइल्यूशन होगा गवर्नमेंट और LIC के द्वारा, दैट विल बी
डिसाइडेड इन फ्यूचर, जब भी आरबीआई से इस पर्टिकुलर डील को लेकर स्ट्रक्चरिंग हुई वो तब डिसाइड होगा। फिलहाल के लिए कैबिनेट नोट टू गिव दीपम द अथॉरिटी टू मूव अहेड विथ स्टेक सेल. So Deepam is now going for stake sale, and definitely there are few conditions. Buyer will have to infuse the fund, apply best management practices for the growth of IDBI Bank. Apart from it, whosoever is the buyer will have to generate more business, should not be dependent on LIC and government for fund. अगर कुछ भी, अगर LIC या गवर्नमेंट पूरे अपना डाइल्यूशन नहीं करती है अपने शेयर का, इसके बावजूद भी जो भी बायर होगा अपने उसको अपने फंड खुद अरेंज करने होंगे. दे शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन LIC और द गवर्नमेंट की LIC का स्टेक है, गवर्नमेंट का स्टेक है तो गवर्नमेंट विल अरेंज द फंड. नो, गवर्नमेंट ने बहुत क्लियर कर दिया है इस पर्टिकुलर इशू पर. आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप. कॉर्पोरेट इंडिया जिटरी अबाउट Q1. तो Q4 के जो रिजल्ट आए थे लास्ट फाइनेंशियल ईयर के, फिस्कल ईयर के जो Q4 के रिजल्ट है, उसको देखते हुए जो कॉर्पोरेट्स है, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में, दे ऑल वर ऑन अ वेरी चीयरफुल मोड की इकोनॉमिक रिकवरी स्टार्ट हो गई. अगर हम Q4 के रिजल्ट देखें लास्ट फाइनेंशियल ईयर के, तो नंबर ऑफ जो कंपनीज हैं दे एक्चुअली स्टार्टेड गेटिंग प्रॉफिटेबल. बट Q1 के रिजल्ट्स को लेकर के कॉर्पोरेट इंडिया इज लिटिल जिटरी एंड दे आर एक्चुअली ऑन अ वेरी स्ट्रेसफुल कंडीशन. क्योंकि जिस तरह से कोविड सेकेंड की वेव आई है, कोविड-19 की सेकेंड वेव आई है, उसको देखते हुए जो भी रिस्ट्रिक्शन है और जो भी तरह के अदर कैटेगरीज का जो इम्पैक्ट पड़ रहा है, डिमांड का, सप्लाई डिस्टॉर्शन जो हो रहा है, लेबर शॉर्टेज जो भी हो रही है, उसको देखते हुए जो भी रिजल्ट्स आने वाले हैं Q1 के, उसके लिए जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं दे आर नॉट वेरी hopeful. And a broad spectrum of the company across the sector believe that the first quarter of the current fiscal year or the financial year will severely test their resilience amid the second COVID-19 wave, and that has pushed India to the top of the list for the worst affected countries in the world. तो Q1 के रिजल्ट को लेकर के बहुत ज़्यादा होपफुल नहीं हैं कंपनीज. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप. थर्ड कोविड वेव इनएविटेबल, वी मस्ट बी प्रिपेयर्ड. सो गवर्नमेंट ने इंडिकेशन दे दिए हैं कि थर्ड वेरिएंट आ रहा है, देयर विल बी द थर्ड वेरिएंट ऑफ कोविड-19, और ऐसा कहा जा रहा है कि वो डबल म्यूटेंट है. जो साइंटिस्ट का ये कहना है, दैट इज मोर, दैट पर्टिकुलर वेरिएंट इज मोर रिजिलियंट एंड मोर इन्फेक्शियस इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस वेरिएंट. और जिस तरह से कम्युनिटी स्प्रेड हो रहा है, डेफिनेटली जितना ज़्यादा कम्युनिटी स्प्रेड होगा, जितना ज़्यादा वायरस स्प्रेड करेगा, उतना ज़्यादा ही वो म्यूटेट करेगा. तो स्प्रेड को रोकने के लिए ये भी म्यूटेशन को रोकने के लिए स्प्रेड रोकना भी बहुत ज़रूरी है कि केस जो बढ़ रहे हैं उनको रोकना भी बहुत ज़रूरी है. क्योंकि जितने जैसे केस बढ़ते रहेंगे एज पर द साइंटिस्ट, उतना ही ज़्यादा वायरस म्यूटेट करेगा. क्योंकि हर तरह के बॉडी में एंटर करने के लिए उसको डिफरेंट स्ट्रक्चर अडॉप्ट करना पड़ेगा, और इवेंचुअली पूरा बॉडी, पूरा जो RNA स्ट्रक्चर है कोविड का, दैट विल बी चेंज. तो और जिस तरह से स्प्रेड हो रहा है इंडिया में, कम्युनिटी लेवल पे गांव-गांव तक कोविड पहुंच चुका है, तो गवर्नमेंट का और साइंटिस्ट का ये कहना है कि थर्ड वेरिएंट ऑलरेडी आ चुका है. इवन कुछ पैचेस में, कुछ स्टेट्स में थर्ड वेरिएंट भी आइडेंटिफाई किया गया है. और अभी जो नंबर ऑफ केसेस आ रहे हैं उसको देखते हुए ये तो गवर्नमेंट का क्लियर कहना है कि थर्ड वेव इज इनएविटेबल. अब उसके लिए गवर्नमेंट एजेंसीज को, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को, पब्लिक को प्रिपेयर रहना पड़ेगा विद ऑल मेडिकल सप्लाईज, इक्विपमेंट्स. अपार्ट फ्रॉम द हेल्थ केयर, इकोनॉमी के लिए भी गवर्नमेंट को प्रिपेयर होना पड़ेगा. तो वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के, मेडिकल इक्विपमेंट्स की सप्लाई को लेकर के, बेड अवेलेबिलिटी को लेकर के, लाइवलीहुड को सेव करने, सब के लिए गवर्नमेंट हैज, और एपेक्स departments or organization has to prepare themselves for this inevitable COVID-19 third wave. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप. S&P lowers financial year 22 GDP growth forecast to 9.8% on second wave. So finally Standard and Poor ने इंडिया की जो GDP growth forecast है उसको रिड्यूस कर दिया है, लोअर कर दिया है to 9.8%. And definitely that is all because of second pandemic wave that is hitting the country.
क्यों? क्योंकि दिस COVID-19 जो सेकेंड वेव है दैट्स एक्चुअली डिरेल ऑल द रिकवरी प्रोसेस ऑफ द इकोनॉमी क्रेडिट कंडीशन इन द इंडिया एज पर द रेटिंग एजेंसी। तो जो भी रिकवरी Q4 में देखने को मिली थी, अब वो रिकवरी वापस से रिटर्न हो रही है। हम ये कह सकते हैं कि यू टर्न ले लिया है रिकवरी ने बिकॉज ऑफ दिस COVID-19 सेकेंड वेव। So economic expansion could take a hit of 1.2 percent point under moderate condition, leading to the gross domestic growth up to 9.8% as per S&P। और अगर पहले की प्रोजेक्शंस की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 11% की ग्रोथ रेट प्रोजेक्ट करी थी S&P ने। तो रिडक्शन S&P ने ही नहीं, अगर हम और भी ब्रोकरेज हाउसेस को या क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को देखें तो सबने अभी इंडिया के जो ग्रोथ प्रोजेक्शन से फाइनेंशियल ईयर 22 के लिए उनको रिवाइज करना शुरू कर दिया है। हालांकि जो सबसे अच्छा प्रोजेक्शन, सबसे पॉजिटिव प्रोजेक्शन की अगर हम बात करें तो इट इज़ गिवन बाय फिच रेटिंग। फिच अभी भी ये मानता है कि द इंडियन इकोनॉमी विल ग्रो विद 12.8%। और देर आर सम सेक्शन ऑफ द इकोनॉमिस्ट और द ब्रोकरेज हाउसेस जिनका ये कहना है कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट COVID-19 का अभी तक देखने को नहीं मिला है इंडियन इकोनॉमी पर जितना फर्स्ट वेव का मिला था। क्यों? क्योंकि फर्स्ट में जिस तरह से नेशन वाइज लॉकडाउन हुआ था, रिवर्स माइग्रेशन हुआ था, सप्लाई चेन डिसरप्शन हुआ था, वो उतना स्ट्रिक्ट अभी या उतना ज़्यादा इम्पैक्ट में अभी नहीं हुआ है इंडियन इकोनॉमी में। So let's see how this particular economy will go and how government will able to control this livelihood as well as the lives. So that's all for today, students. If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on Twitter, ResearchGate, Facebook, Instagram. And if you have any query and suggestion, please write on comment section below. Like, share and subscribe. Thank you.